हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित भाग 1। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिका, इसके अंदर गणित भाग 1 के लिए 5 पेपर दिया गया हमको हल करने के लिए, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो बहुत आसान होते हैं, लगभग सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को हल कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, प्रश्न पत्र 1 का। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने एक सवाल लिख के रखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कोई भी 2 उप प्रश्न आपको हल करना है। तो इस प्रश्न में आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 करना रहेगा। और जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया शाब्दिक प्रश्न है, इसे क्या कहा जाता है, शाब्दिक प्रश्न। जो शाब्दिक प्रश्नों वाले सवाल होते हैं उनको आपको पढ़ना एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यदि आपने सवाल को एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको इसका हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो सवाल को एकदम अच्छे से 2 से 3 बार पढ़िए, उसके अंदर क्या क्या दिया वो लिख लीजिए, क्या निकालना है वो पता लगाइए। उसके बाद उस सवाल को एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको हल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल दिया है, एक कुटीर उद्योग क्या होता है स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं या छोटा छोटा जो काम होता है उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो कुटीर उद्योग के तहत एक दिन में एक निश्चित संख्या में बर्तन बनते हैं। ठीक है ना। ऐसा पाया गया कि मिट्टी के एक बर्तन का उत्पादन मूल्य एक दिन में बने बर्तन की संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। यदि उस दिन तैयार किए गए कुल बर्तनों का उत्पादन 168 रुपया हो तो उस दिन तैयार किए गए बर्तनों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को स्टूडेंट्स सबसे पहले एकदम अच्छे से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कुटीर उद्योग है, इस कुटीर उद्योग में रोज कुछ निश्चित संख्या में बर्तन बनाए जाते हैं। और ऐसा पाया गया कि एक बर्तन बनाने का जो उत्पादन मूल्य था यह बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, मतलब जो बर्तन की संख्या है वो 2 गुने से 5 अधिक रुपया था। तो एक दिन में कुल 168 रुपये का बर्तन बनाया गया। तो आप सभी को बताना है कि बर्तन की कुल कितनी संख्या, मतलब कुल एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए। तो सवाल आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हल लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि कुटीर उद्योग में जो बर्तन की संख्या है वह कितनी है, x है। तो हम लोग बोलेंगे माना बर्तनों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, बर्तनों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x। और बर्तनों का उत्पादन मूल्य तो हम लोग लिखेंगे एक बर्तन का उत्पादन मूल्य। एक बर्तन का उत्पादन मूल्य कितना है स्टूडेंट्स, बर्तन की संख्या से 5 अधिक है। जो बर्तन की संख्या ना उसके दुगुने से 5 अधिक है। तो हम लोग लिखेंगे बर्तन की संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए और इसके अंदर क्या कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपने उत्पादन मूल्य क्या आ जाएगा, एक बर्तन का उत्पादन मूल्य बराबर 2। बर्तन की संख्या आपने x माना है, 2x + 5 हो जाएगा। यहां तक समझा, इसको आप रुपया में लिख दीजिए। यहां तक समझा आप लोग को। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार कि एक दिन में कुल 168 रुपये का बर्तन का उत्पादन मूल्य था। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बर्तन की संख्या गुणे एक बर्तन का उत्पादन मूल्य कितना है, 2x + 5 बराबर 168। समझे स्टूडेंट्स। चलो इस x का अंदर गुणा कर दीजिए। तो x का जब अंदर गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा और इस x का अंदर गुणा कीजिए तो हो जाएगा 5x बराबर 168। ठीक है। अब ये हमको दिख रहा है वर्ग समीकरण। तो सबसे पहले किसी भी समीकरण को हल करने के लिए उसको
समीकरण के मानक रूप में लाना पड़ता है। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है हमारे लिए, 2x² प्लस 5x माइनस 168 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 168। तो हम क्या करेंगे अभी कि इस 2 का गुणा करेंगे 168 के साथ। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2 का गुणा किया 168 के साथ, कितना आ जाएगा मुझे बताइए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 336। कितना आ जाएगा, 336। अब आपको दो ऐसी संख्याओं का पता लगाना है कि गुणा किया तो 336, घटा दिया तो 5। ऐसी दो संख्याओं का पता लगाइए, गुणा किया तो 336 हो जाएगा, अब वो दोनों संख्याओं को घटा दिया तो 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा स्टूडेंट्स 21 गुणे 16। 21 गुणे 16 करेंगे तो 336 हो जाएगा, और 21 में से जब आप 16 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इसके दो गुणनखंड मिल गए आपको, 21 गुणे 16। तो ये 5 की जगह हम लोग लिखेंगे 21 16, और यहाँ पर x, यहाँ पर 168 है, बराबर कितना हो गया 0, और यहाँ पर 2x²। अब क्या करेंगे लोग, 2x² माइनस 21x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16x माइनस 168। अब जब भी इस तरह से आ जाए 4 घटक तो आपको क्या करना है, 2 घटक की जोड़ी बना लेनी है। ये 2 घटक की मैंने जोड़ी बना ली। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन है x, और x अंदर बच जाएगा, 2x अंदर बचेगा, एक x मैंने बाहर निकाले, 2x अंदर बचा, और माइनस क्या हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन निकालोगे आप, 16 कॉमन निकाल लो। 16 का पारे में 21 बार में आएगा 168। तो यहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पर आप निकालिए 8। कितना बाहर निकालोगे आप लोग, 8, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर ब्रैकेट में आएगी वही संख्या आप यहाँ पर भी लाना कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे 2x अंदर लेना है तो मुझे 8 बाहर निकालना पड़ेगा। दोनों में से कॉमन कितना लेना पड़ेगा, 8। तो यहाँ पर लिखे मैंने 2x, और 8 दूना 16, 8 एकम 8, तो इतना हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब 2x माइनस 21, ये 2 बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 2x माइनस 21 और x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये 0 दोनों को दे दीजिए, तो 2x माइनस 21 बराबर 0, या क्या लिख देंगे हम लोग, या x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो इसको प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये x प्लस 8 था तो इसको हम लोग x माइनस 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर आंसर आएगा 21/2। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आंसर x बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 8 था तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? चलिए, अब x के दो मान आ गए, एक आ गया माइनस 21/2 और दूसरा वाला आ गया 8 आ गया। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, क्योंकि जो संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होगी। यहाँ पर बर्तनों की संख्या ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो हम लोग x बराबर कितना लेंगे, हम लोग 8 लेंगे। कितना लेंगे स्टूडेंट्स, 8। तो यहाँ पर देखिए मैं हल कर रहा हूँ, x बराबर 8 लिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, उस तैयार की गई बर्तन की संख्या। ठीक है, तो बर्तन की संख्या हमारी x आ चुकी है, तो हम लोग लिखेंगे तैयार किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 8 है। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पहला सवाल कि किसी कुटीर उद्योग में निश्चित संख्या में बर्तन बनाए जाते हैं, तो और उस बर्तन का जो उत्पादन मूल्य है बर्तन की संख्या से 2 गुने से 5 ज़्यादा है। अगर उस दिन 168 रुपये बर्तन बनाए गए तो बताइए एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए थे। तो इसका सॉल्यूशन आपने देख लिया, यहाँ पर देखिए, समझा आप लोगों को? चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर दूसरा सवाल है। एक अंकगणित श्रृंखला 16, 14, 12 में कुल क्रमिक पदों का योगफल 60 है। जितने भी क्रमिक पद रहेंगे उनका योगफल 60 रहेगा। करने के लिए कुल कितने पदों की आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए कि हमें 2 उत्तर क्यों मिलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस सवाल का जो जब हम लोग हल करेंगे तो हमको 2 उत्तर आने वाले हैं,
और वो दो उत्तर क्यों आएंगे उसको हमको स्पष्ट करके बताना है। तो यहाँ पर एक अंकगणित श्रृंखला दी गई है 16, 14, 12। अब इसके अंदर कुल पदों का योगफल 16 दे दिया गया और कुल कितने पद होंगे। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा पूछे कि कुल कितने पद होंगे तो यहाँ पर समझ जाइएगा आपको n का मान निकालना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, हल करेंगे। अंकगणित श्रृंखला यहाँ पर दी गई तो लिख दीजिए अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला क्या है हमारी अंकगणित श्रृंखला? 14, 16, 14, 12। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको तुलना करेंगे तो हमारा पहला पद यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ए, वो कितना हमारे पास 16। सामान्य अंतर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं डी जो होता है स्टूडेंट्स वो दूसरे पद में से पहला वाला पद माइनस करके, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा 16, तो आंसर आएगा आपका -2। ये डी का मान हो गया आपका -2। इतना समझा बच्चों? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, कुल कितने पद रहेंगे। हमको टोटल पदों का योगफल दिया, कुल पदों का योगफल हमको दिया है। तो जब पदों के योगफल की बात आती है तो हम लोग SN का सूत्र लगाते हैं। किसका सूत्र लगाते हैं? SN का। योगफल का जब भी सवाल आए तो SN का सूत्र लगाया जाएगा। अब n/2 2a प्लस n-1 गुणे क्या रहेगा d ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है बेटा? सूत्र है। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। अब यहाँ सूत्र की जगह सबका मान रख दीजिए। अब SN कुल पदों का योगफल यहाँ पर दिया गया है 60, तो SN बराबर यहाँ 60 दिया, n बराबर मालूम नहीं है। अब 2 गुणे a का मान हमारे पास है 16, तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया, प्लस n-1 d का मान हमारे पास -2 है। तो यहाँ तक आपको समझा होगा। ठीक है बच्चों? ओके, अब ध्यान दीजिए 60 बराबर n/2, 16 को गुणा कीजिए 2 में हो जाएगा 32। अब यहाँ पर प्लस इस -2 को गुणा अंदर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2n प्लस 2, क्योंकि -2 को गुणा n के साथ करो -2n, और ये माइनस माइनस क्या होगा +2। यहाँ तक समझा होगा आप लोग को। अब देखिए इस 2 को गुणा करेंगे 60 के साथ तो ये हो जाएगा 120, और यहाँ पर हो गया n, ये हो गया 32 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस प्लस कितना होता है प्लस ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसलिए 120 बराबर n, ये 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 34 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया 34 माइनस 2n। अब इस n का अंदर गुणा करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, तो 120 तो क्या हो जाएगा, इस n का अंदर गुणा करो 34n माइनस 2n स्क्वायर। यहाँ तक समझा गया? ओके, अब क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है वर्ग समीकरण, तो इस पद को उठा के यहाँ लाइए, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, ओके, माइनस 34n प्लस 120। अगर आप लोग देख रहे होंगे ये सब 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 के पहाड़े में भाग जाता है, तो लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, समीकरण में क्या किया 2 से भाग दिया। जब 2 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर 17n प्लस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 60 को देखेंगे। गुणा करने में 60 चाहिए, जोड़ने में 17 चाहिए, तो ऐसी दो संख्याओं का पता लगा, गुणा किया तो 60 हो जाएगा और उन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 होता है और 12 5 कितना होता है 17। तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया प्लस 60 बराबर 0 माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 5n प्लस 60 बराबर 0। अब जब भी 4 घटक आ जाएंगे 2 2 की जोड़ी बना दो और उसके अंदर से एक चीज बाहर ले लो। अब n यहाँ पर भी है तो मैं क्या करूँगा, n बाहर ले लूँगा, n बाहर आ गया, n माइनस 12 हो गया, और यहाँ पर मैंने -5 बाहर लिया है, n माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12, ताकि ये दोनों बॉक्स जो है वो एक जैसा दिखे बराबर 0। तो n माइनस 12 बराबर 0 या n माइनस 5 बराबर 0। तो n माइनस 12 2 बार था स्टूडेंट्स, उसको एक बार लिखेंगे आप, तो n बराबर हो जाएगा 12 या n बराबर 5।
तो यहाँ पर देखिए आपके n के 2 मान आए हैं, हमको कितने पद रहेंगे वो निकालना था। n के 2 मान आए हैं, आपके सवाल में भी बोला था गया था कि n के जो 2 मान आते हैं उसको आपको स्पष्टीकरण देना है। तो चलिए करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो n का मान है, n का मान 12, n का मान 5, ये हमारा जो वर्ग समीकरण था उस वर्ग समीकरण में रख देंगे। कौन सा वर्ग समीकरण, ये दिख रहा है ना आपको, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 60, इसके अंदर रखेंगे। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो ये हल रहेगा। ठीक है, चलिए अब करते आगे। बराबर 12 समीकरण में रखने पर, समीकरण उसको 1 नंबर देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है कि n स्क्वायर माइनस 17, यहाँ x की जगह 12 लिखा, प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 60। तो n का मान यहाँ पर 12 रख देंगे आप लोग, 12 का वर्ग 144 माइनस, अब जब यहाँ पर 17 रखोगे तो स्टूडेंट्स जब 17 का गुणा 12 में करोगे तो आप लोग को मिलेगा 204, कितना मिल जाएगा 204 प्लस 60। अब स्टूडेंट्स को 144 और 60 कितना होता है, 204 होता है। तो 204 माइनस 204, आंसर कितना आता है 0। मतलब n बराबर 12, इसने क्या किया, इस वर्ग समीकरण को क्या कर दिया, सेटिस्फाई किया, मतलब उसके अंदर मान रखा तो उसका आंसर 0 आ गया, मतलब वो हल है। n बराबर 12 इस समीकरण का हल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखने पर, जो भी समीकरण है उसके n बराबर कितना रख देंगे, 5 रखेंगे। तो कितना आएगा, देखिए 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 17, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर रहेगा 60, 5 का वर्ग 25 और 17 25 कितना होता है स्टूडेंट्स 85 प्लस 60। ठीक है, अब ये 25 और 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, 25 और 60 होता है 85, तो 85 माइनस 85, आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए n के 2 मान आए और वो दोनों n का मान उस समीकरण को क्या किया, संतुलित कर दिया। संतुलित कर दिया यानी दोनों का मान जब मैंने समीकरण में रखा, मतलब n बराबर 12 और n बराबर 5 जब मैंने समीकरण में रखा तो दोनों का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। तो इसलिए बोलूंगा n बराबर 12 और n बराबर 5 यह समीकरण का क्या है, हल है, समीकरण का हल है। इसलिए हमको 2 उत्तर मिले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपके सामने तीसरा सवाल है, x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12 इन समीकरणों के आलेख एक ही आलेख पत्र पर खींचो। इन रेखाओं x अक्ष तथा y अक्ष से निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको हमारे पास 2 समीकरण दिए, उन समीकरणों का हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, आलेख खींचना, और वो भी एक ही आलेख पेपर पर। और उन दोनों रेखाओं द्वारा जो त्रिभुज निर्मित होगा उन त्रिभुजों का क्या करना, उस त्रिभुज का क्या करना, मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी स्टूडेंट्स इस तरह का सवाल आए कि आलेख कागज पर आपको रेखा को खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल करने के लिए देखो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, आलेख कागज पर रेखा खींचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, और एक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। तो कोई भी हमारी कक्षा 10वीं में कोई भी आलेख खींचते समय, कोई भी लाइन खींचते समय कम से कम 4 बिंदुओं का जानकारी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 बिंदु की जानकारी है तो हम लोग उसका आलेख खींच सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक बिंदु रहेगा तो उससे हम लोग रेखा खींच सकते हैं क्या, नहीं। अगर 2 बिंदु रहेगा तो हम लोग रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर से कौन सा बिंदु गलत है या कौन से बिंदु का निर्देशांक गलत है, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 बिंदु है तो इसमें से अगर एक भी बिंदु का निर्देशांक गलत हो गया, मतलब 1 2 एक रेख पे आ रहे हैं और तीसरा वाला नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लोग कक्षा 10वीं में 4 बिंदु को खींचने वाले हैं, तो जब हम लोग 4 बिंदु के निर्देशांक लेंगे तो कम से कम 3 बिंदु तो एक रेख ही आएंगे ना, तो चौथा वाला कौन सा गलत है वो आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किसी भी समीकरण का अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्या कर दीजिए, उसको या तो उस समीकरण को x के बराबर में या तो y के बराबर में लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर समीकरण को x के बराबर में लिखूंगा, x बराबर 1/y। ये y यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 4 बिंदु निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से बॉक्स बना लेता हूँ। स्टूडेंट्स जब आपका इस तरह से बॉक्स बन के तैयार हो जाए तो इसके अंदर आपको x का निर्देशांक
y का निर्देशांक और यहाँ x कॉमा क्या रहेगा, y रहेगा। अब आप क्या करेंगे, y का मान रखते जाएंगे और x का मान आते जाएगा, ठीक है ना। अब y का मान यहाँ पर कितना रखेंगे आप लोग, मान लीजिए आपने रखा -1 रख लिया। तो जब यहाँ पर -1 रखोगे स्टूडेंट्स तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए y का मान रखते जाओगे तो x का मान आते जाएगा। इसी तरह y के मान 4 बार आपको रखने हैं। पहली बार मैंने -1 रखा, तो जब यहाँ पर -1 रखो तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब y का मान आप एक बार 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0। कम से कम छोटी छोटी संख्या रखेंगे तो आपका जो ग्राफ रहेगा वो एकदम अच्छे से बनेगा। y का मान मैंने 0 रख दिया, जब 0 रखोगे तो आंसर 1 आएगा। अब y का मान आप -1 रख देंगे, रखा था मैंने। अब y का मान कितना रख देंगे स्टूडेंट्स, 1। तो यहाँ पर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2, ठीक है। अब y का मान यहाँ पर कितना रख दीजिए आप लोग, 2 रख दीजिए। y का मान जब आप 2 रखोगे तो x का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास 4 बिंदु आ गए। आप यहाँ पर मान रखते जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो मान रख के थोड़ा सा हल कर दीजिए उसको। 0 -1 आ गया, और 1 0 आ गया, 2 1 आ गया, 3 और 2 आ गया। ये आपने पहली लाइन के लिए, मतलब पहली रेखा के लिए 4 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग जो दूसरी वाली रेखा है उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 4 बिंदु ज्ञात करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके लिए। दूसरा वाली रेखा का समीकरण क्या है, 2x + 3y = 12। तो मैं यहाँ पर समीकरण को y के रूप में लिखूंगा। 3y = 12। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान आएगा स्टूडेंट्स 12 - 2x/3, ठीक है। अब जैसा मैंने इस समीकरण के लिए इस तरह का बॉक्स बनाया था, उसी प्रकार मैं इस समीकरण के लिए भी यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर मैंने बॉक्स बना के तैयार कर दिया है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे x, यहाँ पर y, यहाँ पर रहेगा x, y, क्योंकि किसी भी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, x और y, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे, y का मान आते जाएगा। चलिए बोलिए, अब x का मान ऐसा रखेंगे ना कि पूरा का पूरा कड़िया दशमलव में ना आए। तो x का मान आप लोग कितना रख देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग x का मान रख दीजिए 0। कितना रख देंगे, 0। तो जब आप स्टूडेंट्स 0 रखोगे तो 2 का गुणा 0 में करो 0 हो जाएगा, तो 12/3 आएगा। तो 12 में 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखा आप लोग ने कितना आसानी से कट गया। अगर यहाँ पर आपने दूसरी से कोई संख्या रखी होती तो प्रॉब्लम होता, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पर कितना रख देंगे स्टूडेंट्स, 6 रख दो। तो देखो x की जगह आप 6 रखोगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और ये 12 - 12 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, आंसर आएगा 0। तो हम लोग कितना रखे, x का मान कितना रखे थे, 6। तो y का मान कितना आ गया, 0। तो इसका निर्देशांक हो गया 6 0, ठीक है। अब इसी प्रकार x का मान वापस कुछ रखो आपके हिसाब से। मान लीजिए 3 रख देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा। 2 3 कितना, 3 रखा 2 3 6 हो जाएगा। अब 12 में 6 जाएगा, आंसर आएगा 6। 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। तो आपने x का मान कितना रखा था, 3, और आया कितना y का मान 2, तो 3,2। अब x का मान आप लोग कितना रख देंगे, इसी प्रकार आप x का मान और एक बार और रख दीजिए। कितना रखेंगे, 4 रख दो। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 में से 12 नहीं, ये मत रखो। अब x का मान -3 रख दो, चलो -3। तो -3 रखोगे तो 15 हो जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आपने -3 रखा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18/3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब आपने x का मान -3 रखा तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो -3 और 6 रहेगा आपका निर्देशांक, ठीक है। अब चलिए, अब इन सभी बिंदुओं को हमको क्या करना है, एक आलेख पर क्या करना है, दर्शाना है। उस आलेख पर हम लोग दर्शाएंगे, और जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना देंगे। एक्स अक्ष ले लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे खींच देंगे, और यहाँ पर एक्स डैश रहेगा, यहाँ पर वाई डैश रहेगा। ये नीचे आप सभी को मालूम है, यहाँ पर धनात्मक होती है सारी संख्या, यहाँ पर भी धनात्मक, और जो लेफ्ट साइड रहेगा, बायां पक्ष रहेगा, वहां पर ऋणात्मक, और नीचे की तरफ सारी दूरियां क्या रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। इस सारी चीजें आपको मालूम है। पैमाना यहाँ पर आपको लिख लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। अब जो सारे बिंदु थे उन बिंदुओं को हमको क्या करना है, इस आलेख पर दर्शाना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपके सामने बिंदु में दिखा देता हूं पहले, 0 - 1। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे x बराबर
0, y बराबर -1, तो y बराबर -1 यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया आपका 0 और -1। दूसरा निर्देशांक आप देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 0 है, मतलब x का मान 1, y का मान 0, तो x का मान 1 रहेगा, y का मान 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 और ये 0 है, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या क्या है हमारे पास, 2 और 1 है, मतलब x का मान 2 है और y का मान 1 है। x का मान मैंने 2 रखा, y का मान कितना रखा, यहाँ पर रखा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो 2 और 1 हो गया। अब चौथा बिंदु जो है 3 और 2 है, तो x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ पर आ गया। अब आप सभी को दिख रहा होगा ये जो चारों बिंदु हैं, ये चारों के चारों बिंदु आपको एक रेखी दिख रहे होंगे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद स्टूडेंट्स इस रेखा पर इसका समीकरण लिख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी आकृति में बना रहा हूँ उसको पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा। पेन से बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो आप लोग इन आकृतियों को पेंसिल से बनाइएगा और यहाँ सभी जगह उसका निर्देशांक लिख देना। ये तो पहली रेखा आपने खींच लिया, इसी प्रकार आप लोग दूसरी रेखा भी खींचेंगे। दूसरी रेखा का निर्देशांक अगर स्टूडेंट देखोगे तो आपको 0, 4 है, 6 और 0 है, तो x का मान 0, y का मान 4 यहाँ पर आएगा, दिखा। अब x का मान कितना, 6 और y का मान 0, तो x का मान 6 यहाँ पर है और y का मान 0, तो 6 और 0 यहाँ पर 0 और 4, यहाँ तो समझ में आ रहा है, ओके। अब 3 और 2 है, तो x का मान हो गया 3 और y का मान कितना हो गया, 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके। अब x का मान -3 है, x का मान -3 कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है ना। x का मान -3 और y का मान 6, तो आपको y का मान मिलेगा 6, यहाँ पर मिला, ओके। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो 4 बिंदु दिख रहा है आपको, 1, 2, 3, 4, ये चारों बिंदु से आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा खींच देना। देखिए तुम ध्यान से, रेखा खींचने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, रेखा खींचने के बाद इस रेखा का समीकरण हमारे पास है कि 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये x अक्ष से एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x अक्ष से एक त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा वाला त्रिभुज आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर बन रहा है, देखो इस साइड वाला। ऐसा आप लोगों को वहाँ कलर नहीं करना है, आपको दिखाने के लिए। तो इसका आधार कितना है स्टूडेंट्स, इसका आधार आपको दिखेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 इकाई है। ऊंचाई कितनी इसकी, 1, 2, 2 ऊंचाई है। तो इससे क्या है, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। एक त्रिभुज का नाम हो गया ABC, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर ADE, ओके। तो 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ये जो पहला वाला त्रिभुज है ये x अक्ष पर है, ये दूसरा वाला त्रिभुज जो है वो y अक्ष पर है। तो दोनों का आधार और ऊंचाई आपको मालूम पड़ गया। आधार मतलब आपको दिख रहा होगा नीचे वाला, ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई है कितनी है, और ये वाले त्रिभुज में आधार आपको यहाँ पर दिख गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये आधार हो गया। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 ऊंचाई है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग ग्राफ समझ में आ गया। चलिए अब इसके ऊपर हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम पड़ गया था जो त्रिभुज ABC था, ABC में आप सभी को मालूम पड़ा आधार कितना था। आधार अगर आपने देखा तो 5 इकाई था, ठीक है। और उसमें ऊंचाई कितना था स्टूडेंट्स, ऊंचाई उसके अंदर था 2 इकाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस सूत्र तो आपको सभी को मालूम होगा, ठीक है। ये पहले वाले त्रिभुज के लिए हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अब सुनो, 1/2 गुणे आधार हमारा 5 है, ऊंचाई कितनी 2, तो 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स, तो 5 आ जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में नापा जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा आ चुका है, ठीक है। ये आ गया, इसको हम लोग बॉक्स में दर्शा देंगे, ठीक है। जैसे आपने ये वाले त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसी प्रकार जो आपका y अक्ष पर था उस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था हमारा, ADE में, त्रिभुज ADE में। तो आधार उसके अंदर आपको मालूम पड़ा होगा स्टूडेंट्स, आधार वहां पर भी 5 था। कितना था, आधार बराबर 5 इकाई था वहां पर भी, ठीक है। और ऊंचाई वहां पर था 3 इकाई। कितना था स्टूडेंट्स, 3 इकाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE का क्षेत्रफल जो रहेगा 1/2 गुणे आधार गुणे कितना रहेगा ऊंचाई। ये आप सभी को मालूम है सूत्र, ठीक है। अब देखिए 1/2 लगाया, आधार हमारी 5 है, ऊंचाई मेरा कितना है 3 है, तो 5 3 15, 15 बटे होता है 2, तो 15/2 मतलब 2 से भाग दीजिए, 7.5 आएगा वर्ग इकाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये जो ट्रायंगल था स्टूडेंट्स वो y अक्ष पर निर्मित हुआ था, और ये जो ट्रायंगल था, ये जो त्रिभुज था वो x अक्ष पर निर्मित हुआ था। तो इस प्रकार से आपने देखा किस तरह से हल किया गया है। सबसे पहले आप लोग समीकरण लिखेंगे, उस समीकरण को x के बराबर या y के बराबर लिख देंगे। समीकरण लिखने के बाद उसके 4 बिंदु निकालेंगे। जैसे ये वाला समीकरण है, इसके लिए मैंने 4 बिंदु निकाल दिया, ये वाला समीकरण उसके लिए 4 बिंदु निकाल दिया। 4 बिंदु निकालने के बाद इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच देंगे, बना देंगे। जब ग्राफ बन जाएगा हमारा तो उसके अंदर 2 त्रिभुज दिखेगा आपको, वो दोनों त्रिभुज का आधार देख लेंगे। आधार ए होता है, ऊंचाई इस तरह से, यहाँ पर आधार ए है, ऊंचाई इधर है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेट 1 हो चुका है, प्रश्न पत्रिका 1 हो चुकी है। प्रश्न पत्रिका 1 में जो प्रश्न नंबर 4 था, जो हमको पेपर में 8 मार्क्स के लिए आता है, जिसके अंदर 3 में से 2 करना रहता है, वो हमने किया। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और यदि आप लोगों ने स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में लोग प्रश्न पत्रिका 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।